टाइम के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अ, सुजाता जी, मैं आपके पास आता हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें दी, जो पर मंथ की जो इनकम थी, उसके आंकड़े भी मैंने बताया कि वो आरबीआई के आंकड़े हैं, जहाँ पर जो मैंने बताए थे कि इसके अंदर भी जो कटौती हुई है। 12,700 की पर जो इनकम थी, एवरेज इनकम थी इंडियन की, वो डाउन होके 11,600 पे आई है। ये ₹700 की कटौती है, मैं आपको बताऊँ। और एवरेज गाँव के अंदर वेजेस 409 से घटकर ₹388 हुए हैं। आप खुद सोचिए कि हमारी परिस्थितियाँ कितनी खतरनाक हैं और हम तो साहूकारों की गोद में इनको धकेल रहे हैं कि भाई आप जाओ वहाँ पर वो फिर से। हालाँकि मैं तो बैंकों के क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को भी साहूकारों में गिनता हूँ, 35-40% का इंटरेस्ट लेते हैं ये नए ज़माने के लाइसेंस्ड देखा जाए तो साहूकार हैं। लेकिन वो लोग भी ऐसे ही हैं जो ₹100 दे के और अगले महीने ₹150 वापस लेते हैं। तो हम तो लोगों को उनकी गोद में धकेल रहे हैं। ये कौन-सी राजनीति है, ये कौन-सा तंत्र है? और गरीबों को एक बार फिर से देखा जाए तो मुझे लगता है कि बेसहारा कर दिया गया है। सुजाता जी। जी, देखिए जो बातें अभी भदौरिया जी ने कही हैं, उसी को अगर आगे बढ़ाया जाए तो ये जो नया ये रिस्क वेट को इन्होंने जोड़ दिया है पर्सनल लोन में, तो उससे दिक्कत किसको आ रही है? आम जनता को आ रही है। और इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि जो आज सरकार बैठी हुई है, वो चाहती है कि एनपीएस जो है वो राइट ऑफ हो। जिनके राइट ऑफ हो और वो और पैसे ले सके। अभी आप देखिए कि किस तरीके से एक व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई, उनके परिवार वालों ने दूसरे देश में जाकर अपनी नागरिकता ले ली। क्या एक गरीब आदमी हमारे देश में कर सकेगा? जिसके लिए ये देश है, जो पहला मालिक है इस देश का, वो इस देश का गरीब है। उसके उत्थान के लिए हर तरीके के का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो लोन का जो सिस्टम है, अगर हम उसे बेसिक्स पे जाएँ तो एक गरीब आदमी क्या सोचेगा कि लोन बड़ा मुश्किल होता है, धीरे-धीरे करके सरकारों ने इसको बेहतर करा और गरीब आदमी को भी आराम से लोन मिलने लगा। लेकिन आज जिस डेट ट्रैप में हमारे को फँसाया जा रहा है, वो क्रेडिट कार्ड का है। और यकीन मानिए कि आपके पास 10 क्रेडिट कार्ड भी होंगे ना, तो क्रेडिट कार्ड वाले आजकल आपको बार-बार फ़ोन करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि लोग क्रेडिट कार्ड से सामान खरीद रहे हैं। डिजिटलाइज़ेशन के ज़माने में जो ऑफ़र्स हमारे को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से मिलते हैं, वो बहुत ही लुभावने से लगते हैं। और जो हमारा यूथ है, वो तबका भी इसमें फँस रहा है। क्योंकि वो क्या करते हैं, जब उनकी इनकम अभी शुरू हुई है और वो सामान खरीदना शुरू करते हैं और सोचिए कि वो जिस ट्रैप में फँसना शुरू होते हैं, उसके ईएमआई देना शुरू होते हैं और देने लगते हैं, उसके बाद वो खुद चूकने लगते हैं। ये हालत हो गई है। जो गाड़ी की बात अभी करी गई, मैम जो उसमें डिफ़ॉल्ट हैं, मैम जो क्रेडिट हाँ, कार्ड के आउटस्टैंडिंग मतलब शब्द देखिए, शब्दावली क्या यूज़ करता है आरबीआई। वो ये नहीं कह रहा कि क्रेडिट कार्ड के डिफ़ॉल्ट हैं, वो ये कहता है कि क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग कितने हैं। मैडम वो 30% है सुजाता जी, 30% लोग ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं। ये मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, इसलिए आरबीआई की चिंता तो स्वाभाविक है, मैं मानता हूँ, लेकिन सॉल्यूशन जो निकल के आ रहे हैं, वो शायद इसको और ग्रेव बना रहे हैं। जी। नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए था कि अगर लोग ज़्यादा क्रेडिट कार्ड मतलब क्रेडिट ले रहे हैं, तो उसमें आप कोई सुविधाजनक चीज़ों को ना लाए, यू डोंट गेट देम इंटो प्लेस। अब हो ये रहा है, मैं यही बात कह रही थी कि जो यूथ है, वो कैसी चीज़ में फँस रहा है और इस चीज़ को भी समझना होगा कि हमारा यूथ जो है, वो गुमराह कैसे किया जा रहा है। वो बड़ी-बड़ी बातें करके उनको जो बातें बताई जा रही हैं, वो है कि आप आत्मनिर्भर ऐसे होगे, आप अपना स्टार्टअप करिए। अब जब आप स्टार्टअप करने जाएँगे तो आपको बैंक लोन दे रहा है आसानी से और अगर दे रहा है तो आपके कितने स्टार्टअप्स हैं, अगर आप स्टार्टअप्स का डेटा देखेंगे, तो एमएसएमई का ही जो इनका जहाँ पे डेटा है जिस पोर्टल में, उस पोर्टल में आप देखेंगे कि कितने ऐसे लोग हैं, जिनके स्टार्टअप्स बंद भी हो गए हैं। तो ये चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि कोई भी काम शुरू करना इतना आसान नहीं होता है, सरकारी नौकरी आज है नहीं। तो जो यूथ है उसकी एस्पिरेशंस भी बहुत हाई होती है, उसे खर्च करने की आदत भी होती है कि भई मैं कमा रहा हूँ तो मैं खर्च करूँ। लेकिन आप अपनी चादर से ज़्यादा पैर फैलाएँगे, लेकिन वो इसलिए करेंगे क्योंकि आपको ये सपना जो दिखाया जा रहा है ना, आप उसमें भी आ रहे हैं। तो आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आप उस ट्रैप में आएँगे और आखिरी में आप वो 81 करोड़ जो मुफ्त का राशन है, उसमें भी चले जा सकते हैं। तो ना तो नौकरियाँ हैं
और जो चीजें दिखाई जा रही हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया है, तो लोगों के दिमाग में, यूथ के दिमाग में ये बातें ज्यादा आ रही है। लेकिन खैर ये तो यूथ की बात होगी। अगर आप असली में अगर उन लोगों की बात करें जिनके लिए ये लोन्स का पूरा सिस्टम बनाया है, छोटे परिवार हैं, छोटे परिवार अपने पहले जॉइंट परिवार होते थे, अब छोटे परिवार अलग अलग रहते हैं। और ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है एक प्रोसेस हम देख चुके हैं आपके जीवन काल में, हमारे जीवन काल में। और आने जो इस वक्त जो जनरेशन लेट्स से 30-40 की है, उस जनरेशन को आप देखें तो वो अगर लोन लेते हैं तो उसकी ईएमआई को उन्हें देना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पर्सनल लोन्स भी अब महंगे होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने इसमें जो ये नया रिस्क वेट ऐड किया है कि जो पर्सनल लोन्स पे 8% था, अब 10% बना दिया गया। और जैसे आपने एनबीएफसी के लिए बताया कि वो पहले 10% होता था शायद, और अब शायद 25% हो गया है। तो हर एक कोई अपने आप को भी तो बचाएगा, एनबीएफसी जो है वो अपने आप को भी बचाएगा, तो वो इतनी आसानी से किसी को लोन देने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप एक छोटे किसान को देखें तो उसको ये उम्मीद रहती है कि भाई आने वाले समय में चीजें ठीक हो जाएंगी, अगली फसल मेरी बेहतर हो जाएगी अगर पिछली फसल ठीक नहीं हुई है। और ये वाली प्रॉब्लम ये आज की नहीं है, ये मतलब पिछली सरकारों को भी आप देखेंगे तो ये रही है। लेकिन अब जब ये और कठिन होगा तो आप सोचिए कि किसान किस ओर जाएगा। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप समझ ही सकते हैं कि जब वो अपने लोन को दे नहीं पाएगा और उनकी धान खरीदी में जिस तरह की दिक्कतें आ रही है, और एक मोनोपोली जो करी जा रही थी, जो कानून लाके करी जा रही थी, अगर उस तरह का कानून नहीं भी आया है तो एक गरीब किसान अपना घर के लिए 1 साल के लिए जो प्रोविजन करके बाकी बेच देता है अपना धान, अपने सारे क्रॉप्स को बेच देता है, तो वो किस ओर जाएगा? यानी कि वो एक ऐसे ट्रैप में फंसेगा कि ना तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा, ना वो अपने उस भाई को कुछ पैसा दे पाएगा जिसकी जमीन पर वो किसानी कर रहा है। मैं इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आपके दर्शकों को मेरी बातें पता है, क्योंकि किसानी के बारे में बहुत लोग समझ चुके हैं इस वक्त। और जो आम जो शहरी लोग हैं, जो छोटी फैमिलीज रह रही हैं, उनको लोन चाहिए होता था एक घर बनाने के लिए, अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाने के लिए, और इन सब के बीच में उनके पास एक नौकरी होती थी जिसमें उनको उनकी बढ़ोतरी होती रहती थी उनकी सैलरी की। कोरोना के बाद से देखिए कि ना तो नौकरियां मिल रही हैं, और जो कोरोना के पहले वाली नौकरियां हैं, अधिकतर नौकरियों में लोगों को नौकरियां बदलनी पड़ रही हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर लोगों को काम पे रखा जा रहा है। और प्राइवेट प्लेयर्स ही नहीं, अब सरकारी तंत्र में भी यही हो रहा है। इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा मार खा रहा है वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबका है देश का, जो लोन लेने के बारे में सोच ही नहीं सकता। वरना पहले होता था कि लोगों को ये लगता था कि मैं अपनी स्थिति थोड़ी बेहतर करूं तो मेरी ऐसी हेल्थ हो जाएगी, फाइनेंशियल हेल्थ, कि मुझे लोन मिल जाएगा मेरे घर के लिए। अब आपके पास वो सपना भी देखने के लिए नहीं है। लेकिन वो जो अमीर आदमी है, अगर वो लोन लेता है और वो पैसे वापस नहीं देता है, उसका वो राइट ऑफ एनपीए बन के फिर वो राइट ऑफ हो जाता है, तो इसका मतलब है ये गरीब आदमी अपनी उस स्थिति में जिसे कहते हैं कि फंस जाएगा। उसे पता है कि मुझे काम इसी तरीके से करना है और उस 81 करोड़ में अपना नाम दर्ज करवा कर रखना है जो मुफ्त की चीजों पर निर्भर करते हैं। तो ये डेट ट्रैप हमने अमेरिका में देखा था कि कैसे लोग उसमें फंसे और कैसे लोगों का सब कुछ खत्म हो गया उस समय पर, जिस वक्त हमारे देश में जो रिफॉर्म्स लाए गए थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय पे, और हमने उसको महसूस तक नहीं किया। लेकिन आज लोग जो अभी भदौरिया जी कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें करी जाती है, वो इसलिए करी जाती है, जानबूझ के करी जाती है कि ध्यान भटक के रहे, आपको समझ ही में ना आए कि आपके साथ हुआ क्या है, आप किस गर्त में चले गए हैं फाइनेंशियली। और इस डेट ट्रैप से बचने का कोई तरीका नहीं है जब तक ये सरकार बैठी हुई है तब तक।